बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम ह्यूमन के एग्जाम्पल के साथ एक मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं, उसमें फिर न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मूव कैसे करते हैं, मिक्स कैसे होते हैं अलॉन्ग विद द सिक्रीशन, और फिर ओरल कैविटी का रोल हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम की कि कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं और उसका रोल क्या है। तो अगर हम मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें मैमल्स हर्बीवोर भी हैं, ओमनीवोर भी हैं, कार्निवोर भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मॉडिफाइड है। ओमनीवोर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैकेनिकली, केमिकली और काइंड से काम करेगा। कार्निवोर्स का उसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशंस होंगी, हर्बीवोर का उसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस होंगी। लेकिन ओवरऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के दो हिस्से लाजमी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड है। एलिमेंट्री कैनाल के भी मुख्तलिफ पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड के भी जो वो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ये अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फीडिंग वेरिएट करते हैं। मतलब अगर हम बात करें कार्निवोर की तो उसके अंदर और तरह की सिक्रीशंस हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ और मॉडिफिकेशन है, और उसकी निस्बत एक हर्बीवोर है तो उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ और मॉडिफिकेशन है। अगर हम एक टिपिकल मेमिलियन सिस्टम को देखें, ह्यूमन की हम एग्जांपल ले लेते हैं उसमें, तो हमारे पास एक मेन डाइजेस्टिव कैनाल है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। वो ट्यूब स्टार्ट होती है हमारी ओरल कैविटी से। उसकी दो ओपनिंग है, एक लिप्स, वहां पर माउथ ओपनिंग होगी, और दूसरी जो है वो एनस ओपनिंग होगी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की दो ओपनिंग है और इन दो ओपनिंग के दौरान मुख्तलिफ पार्ट्स मॉडिफाइड हैं। जैसे पहली मॉडिफिकेशन ओरल कैविटी की होगी, फिर एसोफेगस है, लॉन्ग ट्यूबुलर है, फिर दूसरी मॉडिफिकेशन यहाँ पर स्टमक की होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की मॉडिफिकेशन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन की मॉडिफिकेशन होगी, रेक्टम की मॉडिफिकेशन होगी। मुख्तलिफ एरियाज मॉडिफाइड है। तो एक तो डाइजेस्टिव कैनाल है और दूसरा जो है वो हमारे पास इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। जैसे अगर हम बात करें तो ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, पैराटिड हैं, सबलिंगुअल हैं, सब मैंडिबुलर हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो फिर लिवर है, उसके अलावा पैंक्रियाज है, ये भी जो है वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। और इवन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अपनी वॉल है उसके अंदर भी ड्यूडिनल जो है वो सिक्रीशंस होती हैं, वो भी ग्लैंडुलर रोल प्ले करते हैं। स्टमक की वॉल जो है उसके अंदर भी एंडोक्राइन रोल है। तो ये ग्लैंड्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं और डाइजेस्टिव कैनाल है, ये दोनों मिलके ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही है टिपिकल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या प्रोसेस है न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहले तो इंजेशन होगी, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इंजेशन के बाद जो मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर उस इंजेस्ट की हुई फूड को मूव करवाना है। दो तरह की मूवमेंट्स हैं, एक प्रोपल्सिव मूवमेंट है जिसके तहत कैनाल के अंदर वो फूड मूव करेगी फ्रॉम माउथ टू एनस, और दूसरी मिक्सिंग मूवमेंट है जिसके तहत जो सिक्रीशंस है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वो उनके अंदर मिक्स होंगी, वो फूड के साथ मिक्स होंगी। ये मूवमेंट्स हो रही हैं डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर। उसके अलावा सिक्रीशंस हो रही हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। वो सिक्रीशंस जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में, वो हार्मोन्स की सूरत में भी हैं, वो एंजाइम्स की सूरत में भी हैं, वो वाटर की सूरत में भी हैं, वो स्पेसिफिक आयंस की सूरत में भी हैं, वो भी ऐड हो रही हैं। इन सिक्रीशंस के नतीजे में और फिर मैकेनिकल डाइजेशन के नतीजे में भी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। लार्जर न्यूट्रिएंट्स उनको स्मॉलर वन में जब वो तोड़ा जा रहा है, इतने स्मॉलर में कि वो सिंपली वो एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड के अंदर। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और एब्जॉर्ब होके ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे उनको डेफिकेट कर दिया जाएगा, उसकी डेफिकेशन।
तो ये स्टेप्स हैं, ये प्रोसेसेस हैं जो न्यूट्रिशन के दौरान जो है वो हो रहे हैं, इंजेक्शन से लेके इजेक्शन तक, डेफिकेशन तक, उसके दौरान में उस खुराक को मूव भी करना है, उसके साथ सिक्रीशंस को मिक्स भी करना है, उसकी डाइजेशन भी करनी है और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब भी करना है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक किए जाएंगे, इनको मैंने अभी बताया कि मूव करवाया जाएगा डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर। इनकी ये जो मूवमेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ये मूवमेंट किसके तहत हो रही है और इसका कंट्रोल कैसे है, हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सेक्शन को स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि मूवमेंट्स का सबब बन सकती है, कौन सी ऐसी चीज है जो सिक्रीशन का सबब बन सकती है। तो अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, उसके सेक्शन को कट करके देखें तो पता चलता है कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स हैं। वैसे तो आपने आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर ये पढ़ा है, लेकिन बेसिकली 4 लेयर्स हैं जो क्लियर कट हैं। तो 4 कौन सी हैं? एक सबसे बाहर लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज सीरोजा, द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये सीरोजा मौजूद है जो कि पेरिटोनियल के साथ, पेरिटोनियल कैविटी के साथ लाइन करती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, जो सीरोजा है ये मॉइस्ट एपिथेलियल लेयर है, ये शीट है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। अब सीरोजा के अंदर की जानब जो लेयर है वो स्मूथ मसल्स की लेयर है, मस्कुलरस, वो स्मूथ मसल्स की लेयर है जिसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं मस्कुलर लेयर की। वन इज द सर्कुलर मसल एंड वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक है, मस्कुलरस एक्सटर्ना और मस्कुलरस इंटरना। सबसे बाहर सीरोजा, सीरोजा के बाद लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की लेयर है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बाद अंदर जो है वो सर्कुलर मसल्स की लेयर है। ये जो मसल्स हैं दे हैव अ की रोल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ठीक है, तो इसके बाद मस्कुलरस के बाद जो तीसरी लेयर है दैट इज सब म्यूकोजा, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज है, ब्लड है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज म्यूकोजा। ठीक है, जो सेंट्रल ओपनिंग है अंदर की जानब, ल्यूमन की जानब ओपन हो रही है, इनर मोस्ट लेयर है। ये 4 लेयर है मेनली। ठीक है, तो इनमें जो सबसे की रोल है मूवमेंट्स का दैट इज ऑफ मस्कुलर लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स, वो दोनों मिलके दोनों ही प्रोपल्सिव मूवमेंट के अंदर भी, जो प्रोपल्सिव मूवमेंट है दैट इज पेरिस्टाल्सिस। तो 2 तरह की मूवमेंट हो रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वन इज द पेरिस्टाल्सिस एंड अदर वन इज द सेगमेंटेशन। पहले हम पेरिस्टाल्सिस की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने अभी ये डायग्राम में भी आपको बताया कि कौन कौन सी लेयर्स मौजूद है। तो आप इसमें देख लें कि सबसे बाहर जो है वो जो लेयर मौजूद है दैट इज द सीरोजा। उसके बाद जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, उसके बाद सर्कुलर मसल्स हैं, उसके बाद सब म्यूकोजा है और सबसे इनर लेयर म्यूकोजा है, और फिर अंदर जो है वो हमारे पास ल्यूमन की सूरत में वो कैविटी मौजूद है, डाइजेस्टिव कैनाल की जो अंदर ट्यूब मौजूद है। पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस दैट इज द प्रोपल्सिव मूवमेंट, जिसके तहत प्रोपेल किया जा रहा है फूड को। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस ओरल कैविटी के बिहाइंड जब स्वेलिंग का प्रोसेस होता है तो स्वेलिंग से शुरू हो जाती है। ये खुराक को स्वेलो करने के बाद उसका एसोफेगस के अंदर मूव करना और वहां से लेके सो ऑन एनस तक मूव करना, ये सब पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ये ऐसी है, आप जैसे समझ लें कि आप किसी ट्यूब में से किसी मटेरियल को जो है वो बाहर निकाल लें, दबाव देके, हाथ का रिंग बना के दबाव देके उस चीज को दबा के, जैसे जैसे हम कुछ फेस में से ट्यूब बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर जो मटेरियल होगा वो प्रोपेल हो रहा होगा। ठीक है, ऐसी समझ लें कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है उसकी वजह से कंट्रैक्टाइल वेव प्रोड्यूस होती है और उस वेव के नतीजे में ये आसानी से मूव करते हुए जो है वो मटेरियल आगे प्रोपेल होता रहता है। लेकिन उससे पहले ऑरल कैविटी के अंदर उस मटेरियल को बॉलस की फॉर्म में लिया जाता है, इस बॉलस को प्रोपेल किया जाता है और ये प्रोपेल होते हुए आगे जब मूव करता है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स
दोनों का जो इसमें रोल है, लेकिन मेन जो है वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स का यहाँ पर ज्यादा रोल है कि उनके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने से जो कॉन्ट्रैक्शन रिंग प्रोड्यूस होगा, ये रिंग कंटिन्यूटी में आगे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा और इसके नतीजे में वो जो है वो आगे मूवमेंट होती रहेगी। दूसरी जो मूवमेंट है दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में है ज्यादा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में एक लोकेलिटी के अंदर अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंटिन्यूटी में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर जो मटेरियल है वो एक ही जगह पर रहते हुए बैक फ्रोथ आगे पीछे मूव करता है, जिसकी वजह से वहां पर खुराक उसमें जो सिक्रीशंस है अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मिक्सिंग मूवमेंट है डाइजेस्टिव सिक्रीशंस की, बेसिकली खुराक के साथ मिक्सिंग है। ये स्फिंक्टर्स का रोल भी है, बैक फ्लो को बचाते हैं। अगर हम बात करें एसोफेजियल स्फिंक्टर मौजूद है जो कि एसोफेगस से खुराक को वापस फेरेंक्स में नहीं जाने देता। कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद है जो कि स्टमक से स्टमक से जो है वो एसोफेगस में खुराक को नहीं आने देता। पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो बैक फ्लो फ्रॉम इंटेस्टाइन टू स्टमक रोकता है। इसी तरह से इलियोलिक स्फिंक्टर है वो बैक फ्लो को रोकता है फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसी तरह से एनोरेक्टल स्फिंक्टर भी जो है वो मौजूद है, ठीक है, तो ये डेफिकेशन को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्फिंक्टर्स की सूरत में भी मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स, ठीक है, गट के स्पेसिफिक रीजन्स पे जो है वो मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक रीजन्स पे जैसे हम बात करें, कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद है एसोफेगस और स्टमक के दरमियान। पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान। और ये स्फिंक्टर्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं वन वे फ्लो को। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर खुराक की जो मूवमेंट है उसका जो कंट्रोल है वो कंपोजिशन ऑफ फूड के ऊपर भी डिपेंड करता है और वॉल्यूम ऑफ फूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। गट के अंदर कितनी अमाउंट में खुराक मौजूद है, कौन सी मौजूद है, ठीक है, ये भी इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल में अपना रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम बात करें, हम खुराक इंजेस्ट करेंगे, गट ज्यादा डिस्टेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, उसकी वजह से जो गट वाल के अंदर जो मैकेनिकल रिसेप्टर है वो डिटेक्ट करेंगे, वो जो है वो तो उनको फील होगा कि इस वक्त फुली जो है वो स्टमक के अंदर जब खुराक आ चुकी है, सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी, मुख्तलिफ तरह की सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी गट वाल से, ताकि उन न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन हो सके, ठीक है। इसी तरह से जब अगर सपोज लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल से भी यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन वेव प्रोड्यूस हो जाती हैं और वो जो कॉन्ट्रैक्शन पेन है हंगर पेन की सूरत में जब वो यहाँ पर होती है। तो इसमें जो मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई है नर्व प्लेक्सिस से गट वॉल की जाना वो भी कंट्रोल कर रही है पेरिस्टालसिस को और सेगमेंटेशन को, यानी कि नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में भी है। उसके अलावा हार्मोनल कंट्रोल भी सिक्रीशंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, जैसे गैस्ट्रिन है, ठीक है, जैसे सिक्रेटिन है, ठीक है। लोकल कंट्रोल के तहत लॉन्ग डिस्टेंस जो नर्व पाथवे हैं वो भी कंट्रोल कर रही है। तो दोनों तरह से ही नर्वस कंट्रोल के तहत भी या लोकल पाथवेज के तहत भी, एंडोक्राइन कंट्रोल के तहत भी, ये सारा जो प्रोसेस है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मोटिलिटी का, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये आपके सामने डायग्राम्स हैं पेरिस्टालसिस की भी कि कैसे खुराक को प्रोपेल किया जा रहा है, और मिक्सिंग मूवमेंट की भी, सेगमेंटेशन की भी कि किस तरह से लोकेलिटी के अंदर जब वो खुराक मिक्स हो रही है। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहला पार्ट ओरल कैविटी हम डिस्कस करते हैं। ओरल कैविटी जिसकी ओपनिंग वो लिप्स की सूरत में है, ठीक है, वो हाईली वास्कुलराइज पोर्शन है जिसके अंदर नर्व एंडिंग्स भी जब वो मौजूद है, और इनका काम जो है वो ना सिर्फ इंजेक्शन में जब वो मदद देना है, ठीक है, बल्कि साथ ही साथ फोनेशन के अंदर भी इनका रोल है, साउंड प्रोटेक्शन में भी इनका रोल है। ओरल कैविटी में टंग और टीथ मौजूद है। टंग का जो रोल है वो सिलेक्शन ऑफ फूड में बहुत ज्यादा है टेस्ट बड्स की सूरत में, और जो टीथ हैं उनका रोल मैकेनिकल डाइजेशन में बहुत ज्यादा है। टीथ के अंदर बड़ी मॉडिफिकेशन है, उसमें सबसे पहली जो मॉडिफिकेशन है वो तो इसकी स्ट्रक्चर में है कि इसके ऊपर इतना हार्ड इनेमल है, इतना हार्ड मटेरियल है कि ये आसानी से जो है वो खुराक को तोड़ने में, क्रशिंग करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और दूसरा फिर इनके अंदर मॉडिफिकेशन है कि वो खुराक को कट करना है या टीयर करना है, या अगर बोन्स तोड़नी है, बोन्स को क्रैक करना है, तो टीथ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए और टीथ है।
और फिर जाज का स्ट्रांग होना ताकि स्ट्रांग फोर्स आ सके बाइट के लिए ग्राइंडिंग के लिए। ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है टीथ की, और इस टीथ में मैं जो आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो यहाँ पर इसके एनामल का मौजूद होना है। ये बाहर ये व्हाइट कलर में ये एनामल, और इस एनामल की वजह से जो टीथ का क्राउन है वो बहुत ज्यादा हार्ड हुआ होता है, और इसके हार्ड होने की वजह से ये जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होता, और ये ग्राइंडिंग के अंदर इसका जो वो फिर की रोल है। वैसे बाकी टीथ को जो है वो इसमें कैल्शियम भी मौजूद है, उसमें नर्व एंडिंग्स भी है, उसमें ब्लड वेसल्स भी है, वो सारी चीजें जो है उसको मौजूद। फिर दूसरा टीथ की मॉडिफिकेशन, टीथ वैरायटी ऑफ टीथ हैं, जैसे इंसाइजर्स हैं, कैनाइंस हैं, प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं। हर्बीवोर्स के अंदर जो है वो कैनाइंस मिसिंग है, वहां पर एक स्पेस है डायस्टेम, लेकिन कार्निवोर्स के अंदर ये कैनाइंस का की रोल है, क्योंकि इसके बगैर वो खुराक को काट नहीं सकेंगे, गोश्त को काट नहीं सकेंगे। ऑरल कैविटी के अंदर ना सिर्फ उसका काम ये सिलेक्शन ऑफ फूड है और मेस्टिकेशन है, बल्कि साथ ही साथ उसका काम लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन भी है बाय प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड के मौजूद है वहां पर, दैट इज द पैराटिड ग्लैंड, दैट इज द सबलिंगुअल ग्लैंड, दैट इज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो तीनों पेयर्स हैं ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा को। सलाइवा क्या है? दैट इज अ वाटरी फ्लूइड दैट कंटेन बाइकार्बोनेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। उसके अलावा जब उसके अंदर जब वो मौजूद है म्यूकस, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की सूरत में म्यूसिन्स जब वो मौजूद है। उसके अलावा उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज की प्रेजेंस भी हो सकती है, और पानी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और फिर एंजाइम एमाइलेज। सलाइवा के अंदर जो मौजूद म्यूसिन्स वगैरह उसका काम खुराक को माइस्ट करना है, और बाइकार्बोनेट्स का काम बफर के तौर पर काम करना है, पीएच को कंट्रोल करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है, और एंजाइम एमाइलेज का जो काम है वो कंट्रीब्यूट करना है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में। सलाइवरी एमाइलेज है यहाँ पर, वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है, और थोड़ा सा सलाइवरी लाइपेज भी है जो बहुत ही माइनर इफेक्ट जो है वो लिपिड्स के ऊपर भी शो कर रहा है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन। दैट इज अबाउट द रोल ऑफ ओरल कैविटी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम डिस्कस करेंगे इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे वो मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।